So today's topic is our first aid. Are you able to see the slide, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके गुड गुड सो फर्स्ट एड आप कभी भी ये सोचना है फर्स्ट एड बोले तो हम कुछ भी अगर प्रॉब्लम हुआ है तो हम वहां पर रह के हम क्या सोचना है वैसे ही आपको फिजिकली आपको फर्स्ट एड के पास जाना पड़ेगा तभी आपको सोचने के लिए इजी रहेगा ठीक है हम एक्चुअली फर्स्ट एड क्यों करते हैं ठीक है सो द प्रिंसिपल इज टू प्रिजर्व लाइफ बोले तो हम लाइफ को पहले बचाना है उसके बाद प्रमोट रिकवरी हम फर्स्ट एड में जो भी काम करते हैं उसके साथ हमको आगे जाके जब मेडिकल हम चले जाते हैं हॉस्पिटल में चले जाते हैं उसका जो रिकवरी जो है हम उसको स्पीड अप कर देते हैं बोले तो अभी फर्स्ट एड में हम जो भी काम करते हैं देखो अगर स्नेक बाइट हुआ है एक्सीडेंट हुआ है उसमें हम फर्स्ट एड बोलते उसको थोड़ा सा बचा के अगर ब्लीडिंग हो रहा तो उसको बांध के ये सब क्यों करते हैं कि ज्यादा उसको इंजुरी ज्यादा नहीं होने से बचने के लिए ठीक है इंजरी प्रिवेंट इंजरी ऑफ इलनेस अंटिल मेडिकल एड इज obtained बोलो तो हम हॉस्पिटल गए और कुछ सेफ प्लेस में गए तब तक हमारा ये जो है फर्स्ट एड का हमारा हेल्प होती है उसमें किसी का लाइफ बच जाती है और किसी का अगर कितना प्रॉब्लम हो गया वो प्रॉब्लम को हमको इमीडिएटली रिकवर करने में हम हेल्प कर सकते हैं एंड आल्सो इट इज प्रिवेंटिंग द इंजरी ऑफ इलनेस बोलो तो वो जो इंजरी जो भी होती है उसको ज्यादा होने से बच जाते हैं कि अनटिल मेडिकल एड इज obtained बोलो तो हम जहां तक हॉस्पिटल गए तक और कुछ तो भी अच्छी सुविधा हमको प्राप्त हुए तक हम ये सब कर सकते हैं ठीक है सो दिस इज द एम ऑफ फर्स्ट एड एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट एड जो भी फर्स्ट एड करते हैं उसके एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होती है कि उसको मेडिकल एड आए तक उसको बचा के रखना है और जो भी उसको आइडियाज वो जो मेडिकल एड बोले तो जो भी डॉक्टर्स है उसको हम असिस्टेंस भी कर सकते हैं जो फर्स्ट एडर बोले तो जो पर्सन फर्स्ट एड करता है वो क्या करता है कि वो डॉक्टर को असिस्टेंट कर सकते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है तो ऐसा स्नेक बाइट हुआ है ऐसा जल गया है तो हम इतना तक कर चुके हैं यहाँ पर इतना घाव हुआ है इतना प्रॉब्लम हुआ है ठीक है ये सब भी हम क्या कर सकते हैं ये सब हम शेयर कर सकते हैं डॉक्टर के साथ हम शेयर कर सकते हैं नेक्स्ट इज सो दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट एडर ठीक है वो पहले अपने आप से टिके रहना है वो हेल्प करना है वो हेल्प क्या हुआ है वो पूरा नॉलेज डॉक्टर को भी देना है ठीक है दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फर्स्ट एड सो व्हाट इज द स्कोप ऑफ फर्स्ट एड बोले तो स्कोप क्या है बोले तो इसका एक्चुअल पर्पस क्या है हम इसमें हमारा एम क्या है ठीक है उसमें फर्स्ट है आपको डायग्नोसिस ठीक है डायग्नोसिस सो डायग्नोसिस बोले तो क्या है बता डायग्नोसिस में हम नेचर ऑफ द केस बोले तो वहां पर केस क्या है कौन सा है एक्सीडेंट हुआ है कोई जल गया है कुछ फ्यूम्स आके सफोकेशन बोले तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आ रहा है एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है वहां पर वो सब हम अपना माइंड में याद रखना है बोले तो उसको डिटेक्ट करना है एक्चुअल वहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ है उसको डिटेक्ट करना है डायग्नोसिस ये डायग्नोसिस में फिर से हमको 3 पॉइंट्स यहाँ पर देखे जाते हैं उसमें क्या है हिस्ट्री है सिम्टम्स एंड साइंस हिस्ट्री में हमको डायग्नोसिस में हम क्या कर रहे हैं बेटा हम वी आर डिटेक्टिंग द प्रॉब्लम एक्चुअल कॉज ऑफ प्रॉब्लम बोले तो वहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ है उसका नॉलेज हमको लेना है तो उसमें हमको पहले हिस्ट्री हमको समझाती है कि वहां पर एक्चुअली वहां पर इंसिडेंट कैसा हुआ है ठीक है वहां पर इलनेस या कुछ तो भी प्रॉब्लम वहां पर विटनेस कौन है हाँ अगर इंजर्ड पर्सन हमको बता सकते हैं तो वो बता सकते हैं अगर वहां पर इंजर्ड पर्सन जो है वो नहीं बता पाएंगे तो वहां पर जो सराउंडिंग्स हम देखें तो एक्चुअली क्या है ब्रोकन बाइसाइकिल डैमेज्ड कार यार वहां पर पूरा फ्यूम्स उबल रहा है फिर पूरा अगर गैस का कुछ प्रॉब्लम आया है कुछ भी वहां पर हिस्ट्री बोले तो वहां पर सिचुएशनली एक्चुअली वहां पर क्या हुआ है वो सब हमको हिस्ट्री में समझ में आ जाती है नेक्स्ट यू हैव टू कम टू द सिम्टम्स
सिम्टम्स क्या है, वो जो इंजर्ड पर्सन है वो जो फील होता है, दोज आर कॉल्ड सिम्टम्स। बोलो तो क्या है, उसको अगर प्यास लग रही है, ठीक है, उसको कोल्ड हो रहा है, पेन हो रहा है, ये सब हम तो नहीं जान पाते, ठीक है। सो दीज आर द सिम्टम्स। सिम्टम्स आर फ्रॉम द इंजर्ड पर्सन इटसेल्फ, ठीक है। हम ये सब लोग हम देख के ये सब हम नहीं जान पाते हैं, ये सिम्टम्स तो खाली जो इंजर्ड पर्सन है वही बता सकते हैं। एंड ऑल्सो इन दिस सिम्टम्स द पेन, पेन क्या करती है ना, जहां पर भी अगर मार लगा है, यहाँ पर पेन हो रहा है बोल के अगर पर्सन जो विक्टिम जो पर्सन है अगर वो बताता है, तो हमारा टाइम वेस्ट कुछ भी नहीं होती है, इमिडिएटली हमको समझ में आ जाते हैं यहाँ पर मार लगा है, इसको ज्यादा पेन हो रही है, नहीं तो हार्ट में पेन हो रही है, कहाँ पर भी। फर्स्ट एडर को जो है, ये हमारा जो टाइम का जो इम्पोर्टेंस है वो पूरा हमको यहाँ पर बच जाते हैं, ठीक है। सो हम इमिडिएटली उसका ट्रीटमेंट, नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रीटमेंट, इमिडिएटली हम ट्रीटमेंट्स के साथ चले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज साइन। साइन बोलते क्या है, हम जो देखते हैं वहां पर क्या हुआ है, वहां पर उसका पैलर बोलो तो क्या है, पेल, वो दिखने में कैसा दिख रहा है, कंजेशन, उसको कुछ इनकन्वीनियंस फील हो रहा है, स्वेलिंग आया है, कुछ तो भी डिफॉर्मिटी बोलो तो कुछ मार लग के पैर इधर उधर हो गया है, कुछ तो भी हुआ है। सो दीज आर वी कैन सी एंड वी कैन अज्यूम व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट एक्सीडेंट। इसमें क्या हो जाता है ना, तो हमको देख के समझने वाले जो है दोज आर साइंस है, सिम्टम्स जो है जो इंजर्ड पर्सन जो फील हो रहे हैं, दोज आर कॉल्ड सिम्टम्स, ठीक है। सो डायग्नोसिस में इतने सारा हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज हम लेते हैं, उसके बाद इमीडिएटली हमको क्या करना है, ट्रीटमेंट, जो पर्सन को जो है हम ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट में क्या है, हम इमीडिएटली क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट बोलो तो अगर वहां पर वो पर्सन जो है कार के नीचे घुस गए हैं, ठीक है, हमको समझ में आ गया कि कार के नीचे उसको पैर है, उसको निकालना है, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, जल्दी से जल्दी कार चढ़ा हटा देते हैं, है ठीक है, उसको वो पैर अच्छी तरह से हम निकाल के बचा सकते हैं। सो ऐसा कुछ तो वुड गिर गया है, कुछ तो भी अगर गैस में पूरा वो गैस पूरा फेल होके उसमें फ्यूम्स आ रहा है, तो उसमें से बचा के उसको दूसरी जगह लेके जाना है। सो ऐसा पूरा और वो जो है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, इफ ही इज फेसिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ठीक है, और इट इज ब्लीडिंग टाइम एंड शॉक, ये सब कुछ समझ में आ रही है, तो हम क्या कर देते हैं, ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है उसको पैर में या हेड पे मुआर लग के ब्लीडिंग हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, एक कुछ तो भी क्लॉथ लेकर आकर उसको बांध देना, ठीक है, ये सब हम करते रहते हैं, ठीक है। अगर वो अलाइव है बोले तो जो एक्सीडेंट हुआ है, कुछ जल गया है, अगर वो जिंदा है, तो उसको ना जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हमको उसको लेके जाना है। सो दीज आर द पॉइंट्स हमको ट्रीटमेंट में मिलता है कि हमको वहां पर डायग्नोसिस में हम सोचेंगे, ट्रीटमेंट में हम करेंगे, क्या करेंगे, उसको कुछ निकालना है तो रिमूव करना है, उसको धूप में है तो छाव में लेकर आना है, ये सब पूरा काम हम जो भी करते हैं, दिस आर अंडर कम्स अंडर द फर्स्ट एड, ठीक है। सो ये सब हम कर दिए, करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्पोजल। डिस्पोजल में क्या है, सो हम जब कभी हम ट्रीटमेंट कर दिए है, करने के बाद फर्स्ट एडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेडिकल असिस्टेंस के लिए उसको भेज देना है। इसमें क्या करते हैं हम, उसको पहले हॉस्पिटल लेके जाना है, नहीं तो वो सही हो गया, कुछ लोग ना मूर्छा हो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर हम पानी छिड़काते हैं, थोड़ा पानी पिला देते हैं, फिर वो सेफली घर जाने के लिए बोलते हैं। इसका डिस्पोजल का मतलब यही नहीं कि कल खाली हॉस्पिटल को लेके जाना है, हॉस्पिटल को ही नहीं लेके जाते, उसको घर भी लेके जाते हैं, कुछ अच्छा शेल्टर में लेके जाते हैं, ठीक है। दीज आर द डिस्पोजल पर्पसेस। एंड ऑल्सो व्हाट आर द, अगर हम अच्छी तरह से टाइमली हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एंड ऑल्सो वी आर क्विक रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो ये जो है हमको इंजरी की प्रिवेंट करने में, जल्दी रिकवर होने में हमारा टाइम पाबंदी के साथ अगर हम चलेंगे, तो वो जल्दी ट्रीटमेंट अच्छी हो सकती है, ठीक है। सो या ऐसा हम इसको घर लेके जाना है, अच्छी शेल्टर में लेके जाना है, हॉस्पिटल में लेके जाना है, ये सारे हम जब हमारा जो पर्सन जो इंजर्ड पर्सन है उसके हिसाब से हमको ये करना है। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स वी हैव टू लर्न: डायग्नोसिस,
ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, ठीक है। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ केस। सो मैनेजमेंट ऑफ केस, केस में बोलो तो क्या है एक्चुअली, उसमें हम क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, फर्स्ट वन इज क्विक रेस्पॉन्स, ठीक है। क्विक रेस्पॉन्स में ये है कि फर्स्ट एडर कभी हम किसी को देखे हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो हम इमिडिएटली क्या करना है, किसी लोगों को, दूसरे लोगों को भी बुलाना है कि यहाँ कुछ हुआ है, प्लीज हेल्प करो, कुछ करेंगे, ठीक है। सो ऐसा हम हेल्प लेके किसी का लाइफ हम सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड वन इज काम एंड कॉन्फिडेंस। काम मतलब ये है कि हम काम मतलब ये है कि हम एग्जैक्ट ज्यादा नहीं होना है। कोई आए है क्या? ठीक है, हमको ज्यादा एग्जैक्ट नहीं होना है, एग्जैक्ट नहीं होना है, और कॉन्फिडेंस भी हमको रहना है। कॉन्फिडेंस से हम रहेंगे तो पेशेंट को अच्छी तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। हमको जो भी मेथड पता है, जैसा भी हम उसको हेल्प कर सकते हैं, वो मेथड हमको जल्दी से जल्दी फॉलो करना है। उसमें हम काम बोले तो उतना एग्जैक्टेड, ज्यादा टेंशन टेंशन में कुछ भी कर दो बोल के उसका हालत और बिगड़ना दे, ठीक है। तो उसकी अच्छी तरह से हम कॉन्फिडेंस के साथ और कूल माइंड के साथ उसका ट्रीटमेंट करना है। एंड आल्सो वी हैव टू रिस्पॉन्ड वेरी क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली इन दिस कॉम्बैट कॉन्फिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड वन इज ट्रीटिंग इंजुरीज। अगर इंजुरीज को हमको ट्रीट करना है, कभी कभी बहुत ही डेंजरस कंडीशंस में भी रहते हैं, जैसा कि फेल्यूर ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग उसमें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है आजकल, तो हम देख रहे हैं कोरोना के टाइम में, ठीक है। सो नेक्स्ट इज ब्लीडिंग। अगर एक्सीडेंट हो गया, बहुत बुरे से एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग ज्यादा जा रही है। एंड आल्सो शॉक, शॉक में भी चले गए, जो भी उसका कंडीशन बहुत शॉक में चले गए, कोई हो गया, कुछ तो भी हो गया, तो हम जल्दी से जल्दी क्विक रिस्पांस तो करेंगे। अगर इफ वी ट्रीट वेरी फास्ट इट कैन बी क्यूर्ड वेरी फास्ट, ठीक है। सो दीज आर द ट्रीटिंग इंजुरीज। नेक्स्ट इज फर्स्ट एड मटेरियल। अगर हम उसको फर्स्ट एड मटेरियल हमको पास में रखना है तो इमिडिएटली कुछ तो भी अवेलेबल है हमारे पास, ऐसा नहीं कि स्टैंडर्ड मटेरियल ही रहना है। उसको तब जब कभी हमको उसको बचाने का बस एक ही एम है, तो कैसे तो भी उसको, अगर तो ब्लड जा रहा है तो हम कुछ तो भी क्लॉथ लेके भी उसको बांध दे के उसको अच्छी तरह से हम कवर करके भी उसको बचा सकते हैं। वैसा हम सिचुएशनली उसका कंडीशन के हिसाब से हमको वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज क्राउड। देखो बेटा, कुछ तो भी अगर प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें क्या हो जाएगा, क्राउड पहले से आके वहां पर पूरे फंस जाएंगे। मगर हमको क्या करना है, उस क्राउड को थोड़ा बहुत क्लियर करना है, क्योंकि ना इट विल डिप्राइव्स द विक्टिम्स ऑफ एयर एंड आल्सो लाइट। क्योंकि ना उसको ना सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसको एयर अच्छी तरह से पास नहीं होती है, एंड आल्सो लाइट भी चाहिए। अगर सभी लोग ऐसा इतने ऐसे कराएंगे, सब लोग उसमें विक्टिम के पास सराउंडिंग्स पूरा कवर करेंगे तो लाइट का भी उसका प्रॉब्लम हो जाती है एग्जाम करने के लिए। So, as much as possible, we have to use standards and also utilize for assistance. अगर हमको उस क्राउड में अगर किसी को पता है, अगर वहां पर कुछ गिर गए हैं सिंपली, अगर उसके बारे में कुछ पता है, वो क्राउड में जो भी कुछ लोग नर्सेस भी रहेंगे, डॉक्टर्स भी रहेंगे, और कुछ बुजुर्ग लोगों को भी बहुत सारे नॉलेज रहती है, ठीक है। वो सब में अगर कोई है उसको भी हम बुला सकते हैं। किसी को अगर पता चले तो उसको थोड़ा प्लीज हेल्प कर लेना उस क्राउड में, ठीक है। क्राउड ज्यादा क्रिएट करना भी अच्छा नहीं है, वो लोगों को काम रखना है, वो सिचुएशन को थोड़ा बहुत पीस रखना है। एंड आल्सो यू हैव टू कॉल ए पर्सन फ्रॉम द क्राउड। अगर उसमें अगर किसी को पता है जो भी नोन उसका डिसीज का, उसको जो नॉलेज है वो पर्सन अगर है, उसको हम हेल्प के लिए भी बुला सकते हैं। लास्ट बट लास्ट it is the last one in which we have to give, this is a very important point, we have to give assurance to the person। उसको encourage करना चाहिए कि आपको कुछ नहीं होगा। अगर सांप काटा है, वो बहुत परेशान है, बहुत ये हो रहा है, तो उसको बता देना कुछ नहीं होगा, ये छोटा मोटा सांप है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, हम ये निकाल दे सकते हैं, ऐसा कुछ तो भी उसको देने वाले बाद। अगर जल गया, कुछ तो एक्सीडेंट हो, कुछ है छोटा से मार लग गया, आपको कुछ नहीं होगा बोल के हम उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको एंकरेज करते रहना है। सो ठीक है। सो
ऐसा ही मस्ट बी एडवाइज टू स्टिल विथ मिनिमम मूवमेंट्स। अगर हम उसको कुछ ज्यादा ही इंजर हो गया तो थोड़ा बहुत उसको एक जगह बिठा के उसको देखना पड़ेगा। सो these are the all the points involved in the first aid। ठीक है, फर्स्ट एड समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. So Yes, next, ma'am. yeah, Yes, good, good. Next we Yes, will ma'am. next we will come to the point of shock। ठीक है, फर्स्ट वन इज द पॉइंट, इसमें फर्स्ट एड्स में हम जाएंगे शॉक। ये शॉक है कि इट इज ऑफन लूजली रिजल्टिंग इन कंफ्यूजन। इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं, शॉक बोलते हैं उसको क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आती है। ऐसा कंडीशन विच अकर्स ड्यू टू लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या हो जाती है ना, लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वैल्यू। बोले तो शॉक में जब बच्चों कोई भी अगर शॉक में चले जाते हैं उसमें एक्चुअल क्या होता है ना, तो वो कंफ्यूजन में हो जाती है। ठीक है, शॉक में जो भी हो जाते हैं वो पहले कंफ्यूजन में हो जाते हैं, वो क्या कर रहा कुछ समझ में नहीं आती है। ठीक है, उसके बाद ये शॉक कैसा होता है कि लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वैल्यू, जो अंदर में ब्लड वैल्यूम जो अच्छी तरह से सर्कुलेट होना है वो सही तरह से सर्कुलेट नहीं होती है। सो द शॉक विल अकर। सो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ शॉक? कॉजेस बोलो तो वाई, क्यों होता है ये शॉक एक्चुअली। ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम में एक्चुअली क्या होता है ना, हेमरेज। हेमरेज बोले तो लॉस ऑफ ब्लड। ब्लड बोले तो क्या है, एक जगह मार लग गया उसमें से पूरा ब्लड निकल गया। कभी कभी ब्रेन हेड को अगर मार लग गया पूरा ब्लड निकलते चले गया तो फिर उसमें सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पूरा ब्रेन को उधर नहीं आएगा तो उसमें शॉक में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग और डायरिया। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग होती जा रही है और मेरे मोशंस होती जा रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी तो लॉस ऑफ सर्कुलेशन, वो कुछ टिक नहीं पाता है। नेक्स्ट बर्न्स, जल गया पूरी तरह से, बहुत बुरी तरह से जल गया, वहां पर भी क्या होता है कि वो लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वैल्यूम हो जाती है। नेक्स्ट मैम वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। पेरिटोनिटिस, पेरिटोनिटिस अभी आ रहा है बेटा? हेलो हेलो। जी मैम, जी मैम आ रही है आज। Yes, ma'am. आ रही है clear. Yes, ma'am. आ रही है। ओके गुड। इससे पहले नहीं आए थे क्या? आ रहा था हेलो, मैम। मैम आ रही थी। ठीक है ठीक है। सो ये लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम कब कब होता है कि हेमरेज में, जब लॉस ऑफ ब्लड होती है, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग एंड डायरिया में, और कभी जल जाती है। नेक्स्ट इज पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस में बोलो तो क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ इन पेरिटोनियम, जो हमारा पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन या फूल गए, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो लॉस ऑफ सर्कुलेटिंग वॉल्यूम होती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज्ड सर्कुलेटरी कैपेसिटी। बोलते बहुत ज्यादा तरह से सर्कुलेट हो रही है ब्लड। ठीक है, उसमें क्या है, सर्टेन टाइप्स ऑफ फेंटिंग। उसमें फर्स्ट पॉइंट है फेंटिंग। बोलते क्या है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। अगर कॉन्शियसनेस अगर लॉस हो गया उसके अंदर बहुत ही स्पीड से ब्लड सर्कुलेशन होती रहती है। नेक्स्ट इज सिवियर इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन भी ज्यादा हो गया तब भी। नेक्स्ट इज पेन एंड फियर, ज्यादा पेन हो रही है, ज्यादा डर लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओवरडोज ऑफ ड्रग। ये सब में सर्कुलेटरी कैपेसिटी बहुत ही इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस आर द पॉइंट्स वेयर द इंक्रीज सर्कुलेटरी कैपेसिटी। नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन। तो इसमें क्या हो जाती है ना, इसमें सेकंड पॉइंट में जो है सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, थर्ड में क्या हो जाती है, सर्कुलेशन बंद हो जाती है। ठीक है, लैक ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन, उसमें हार्ट अटैक में सर्कुलेशन सही नहीं होती है कंप्लीटली। अबनॉर्मल हार्ट रिथम, बोले तो हार्ट रिथम जो भी नॉर्मल रहना है वो बहुत ही अबनॉर्मल हो जाती है, उसमें भी लैक ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन हो जाती है। नेक्स्ट मॉसिव पल्मोनरी एम्बोलस, मींस क्या है, ब्लड में जब क्लॉट्स आ जाती है, दोज आर कॉल्ड मासिव पल्मोनरी एम्बोलस। ब्लड क्लॉट्स अगर आ गया तो सर्कुलेशन होता ही नहीं। ठीक है, ये सर्कुलेशन से ही हमारा जो शॉक डिपेंडेंस हो जाती है, उसमें लॉस होना एक है
एंड आल्सो इंक्रीज होना एक है, एंड आल्सो लैक होना अलग है, ठीक है। इसमें तो लॉस हो जाती है, हमको सर्कुलेट जो होना है और ब्लीडिंग की वजह से, हेमरेज की वजह से इसमें लॉस हो जाती है। इसमें जो है जो हमको कॉन्शियसनेस चले जाती है, पेन और दर्द से रहती है, और ओवरडोज ऑफ ड्रग हो तो इसमें ज्यादा इंक्रीज सर्कुलेटरी कैपेसिटी हो जाती है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या हो रही है कि हार्ट अटैक में, अबनॉर्मल रिथम में, ये सब में लैक ऑफ नॉर्मल सर्कुलेशन को हो जाती है, ठीक है। सो सर्कुलेशन जब डिस्टर्ब हो जाती है देन वी विल गो अंडर द शॉक, ठीक है। सो व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक? नेक्स्ट, साइंस क्या है हम जो देखते हैं, सिम्टम्स क्या है जो वो फील होती है, ठीक है। व्हाट आर दोस साइंस एंड सिम्टम्स? एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस वो पर्सन फील हो जाती है। इट ग्रेजुअली प्रोग्रेस टू द लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कोमा। बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, रेस्टलेस हो जाती है, इसलिए बोलते हैं थोड़ा रेस्ट करो, ज्यादा रेस्टलेस भी अच्छी बात नहीं होती है। और कुछ तो भी न्यूज लेके हम ज्यादा एंग्जियस भी नहीं होना है कि उससे भी हमको लॉस ऑफ कॉन्शियस होके कोमा में चले जाते हैं। देखो आजकल के सिचुएशन जो है, कोरोना का सिचुएशन है, जो ज्यादातर ज्यादा ज्यादा न्यूज देखते रहेंगे, जो हम प्रिकॉशनल मेजरमेंट्स लेना है वो लेते रहना है, मगर ज्यादा से ज्यादा हम न्यूज देखते रहेंगे तो ज्यादा एंग्जियस हो जाएंगे। तो अगर कुछ तो भी छोटा सा प्रॉब्लम आ जाएंगे ना, वो प्रॉब्लम बिगड़ते जाएगा, उससे हमको लॉस ऑफ कॉन्शियस हो जाएंगे, उससे हमें भी चले जा सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉजिया एंड वॉमिटिंग। नाजिया वॉमिटिंग भी एक साइन है और एक सिम्टम है, उसको नाजिया वॉमिटिंग हो जाती है पर्सन को। नेक्स्ट इज पैलर एंड स्वेटिंग। जितना भी कोल्ड वेदर में रहने दो, उसको स्वेटिंग आती रहती है, वो दिखने में पेल दिखने लगता है, ठीक है। फास्ट एंड वीक पल्स रेट। पल्स रेट जो है फास्ट तो भी जाएंगे, नहीं तो वीक तो भी जाना है। सो इट शुड नॉट बी इरेगुलर। पल्स रेट कभी भी, पल्स रेट या हार्ट रेट जो भी है वो इरेगुलर जाना अच्छी बात नहीं होती है। एंड ऑल्सो रैपिड एंड शैलो रेस्पिरेशन। हम जो सांस लेते हैं वो स्लो तो भी जा रही है, नहीं तो फास्ट तो भी हो रही है। तो अल्टीमेटली द हार्ट एंड रेस्पिरेशन में बिकम इरेगुलर एंड देन स्टॉप। इससे हमको जो रिदम जब डिस्टर्ब हो जाती है, उससे हार्ट रेट जो भी है, रेस्पिरेशन जो भी है, अगर इरेगुलर हो गया है उसके बाद वो स्टॉप भी हो सकती है, इसीलिए उसको इरेगुलर नहीं होने देना है, ठीक है। दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ शॉक। इसमें अगर आप कभी भी जो टॉपिक को आपको समझना है तो वो टॉपिक में हम जाके सोचना पड़ेगा, देन यू मे अंडरस्टैंड। जैसे हम फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं ना, तो ये पिक्चर में क्या है, ऐसा जो है शॉक, करंट वायर से ये लग गया तो शॉक में गिर गया है, तो इसमें फर्स्ट एडर क्या कर रहा है, हम जाके उसको सडनली हम अपने हाथों से पकड़ के उसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते है ना। सो ट्रीटमेंट में हम अपनी तरफ से भी सोचना पड़ेगा और जो इंजर्ड पर्सन है उसको भी बचाना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रीटमेंट ऑफ शॉक, ठीक है। शॉक में हम ट्रीटमेंट कैसे लेना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो ऐसा गिर गया है तो उसको पहले ये पूरी तरह से क्लियर करना है, उसको लेकर आना है अपनी अच्छी सेफ जगह, उसको सुला देना है। उसको पहले हम जो भी पर्सन को हम लेके लाते हैं उसको पहले हम रीअश्योरेंस देना बहुत पहला इम्पोर्टेंट है। उसको अश्योरेंस देना, उसको आपको कुछ नहीं हुआ है बोल के हम अश्योरेंस देना है। एंड ऑल्सो उस पर्सन को हम ऐसा रिकवरी पोजीशन में हमको उसको पहले सुलाना है। देखो हैंड सपोर्ट्स हेड है यहाँ पर, नी स्टॉप्स बॉडी फॉर्म फ्रॉम रोलिंग ऑन टू स्टमक। ऐसा हमको रिकवरी पोजीशन में पहले उसको हमको सुलाना है कि उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम जो भी है उसको इंटरफियर नहीं होना है, ठीक है। सो रिकवरी पोजीशन के हमको सुला देंगे तो उसकी मैक्सिमम कुछ तो भी अगर प्रॉब्लम हो रही है अंदर उसको हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो भी क्लोथ्स है, उसका जो क्लोथ साइज यहाँ पर, उसके कपड़े जो नेक के पास है जो भी है, जो टाइट एंड क्लोथ है उसको हमको पहले लूज करना है। उसके बाद वो पेशेंट को क्या करना है, अगर ये करंट की वजह से कुछ शॉक में हो गया है तो उसको क्या करते हैं, पहले उसको ब्लैंकेट के साथ, उसको अगर जल गया है ब्लैंकेट या रग लेके उसको पहले अच्छी तरह से कवर करना है, ठीक है। सो यू शुड हैव टू वार्म हिम बट नॉट, इट शुड बी ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह से पूरा कवर नहीं करना है, जैसा वार्म करना है। एंड ऑल्सो वी शुड टेक केयर ऑफ द फ्रिक्शन और हीट शुड नॉट बी अप्लाइड टू द
लिम्स। इसमें क्या हो रहा है ना, अगर आप ब्लैंकेट हम कर देंगे, उसको वार्म करेंगे, हाँ, इट शुड ब्लड अवे फ्रॉम द वाइटल ऑर्गन्स टू द स्किन, उतना वार्म भी नहीं करना है, क्योंकि ना अगर ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत कम चलती रहती है, उसको भी उसके दबाए जैसा उतना उसको उतना भी रैप नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर ये पोजीशन में अगर सुला दिए है, शॉक में पेशेंट है, उसको हम रिएश्योरेंस दिए हैं, उसके क्लॉथ्स पूरा अच्छे लूज कर दिए है, उसको अच्छे तरह से थोड़ा सा वार्म करने के लिए उसको ब्लैंकेट या रग हम लपेट दिए हैं, मगर हाथ और पैर में कभी कभी ऐसा गिर के शॉक में है, उस पेशेंट्स को कभी कभी घर में क्या कर देते हैं ना, तो उसको फ्रिक्शन बोलो तो ऐसा रब करते रहते हैं पैर में, हाथों में, ऐसा कभी भी नहीं करना है, ठीक है। यू शुड नॉट build up heat, should not be applied to the limbs। ऐसा हम कर रहे हैं तो उसको हीट हो जाएगा, तो वो अच्छी बात नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट, एनी एसोसिएटेड इंजरीज ट्रीटेड इफ पॉसिबल, ठीक है। बोले तो कुछ तो भी अगर हम कर सकते हैं, उस वो हम पॉसिबली हमको उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो अगर हम कुछ उसको देना है, सो वो कुछ भी नहीं देना है, पानी पिलाना, चाय पिलाना, ये सब कभी नहीं देना है। एंड स्मोकिंग तो कंप्लीटली नॉट अलाउड है। एंड ऑल्सो यू हैव टू कॉल द एक्सपर्ट फॉर द ट्रीटमेंट। नेक्स्ट क्या करना है, एक्सपर्ट को हम बुला के उसको सौंप देना है, उसको क्या करना है वो करेगा, ठीक है। यहाँ तक हम कर सकते हैं कि उसको बचा के ले आ सकते हैं, उसको ऐसा पोजीशन में सुला दे सकते हैं, उसको रिएश्योरेंस करना है, कपड़े थोड़ा लूज करना है, कुछ तो भी लपेटना है तो लपेटना है, ज्यादा फ्रिक्शन नहीं करना है, और उसको ना कुछ पीने के लिए या खाने के लिए कुछ नहीं देना है। कुछ लोग बोलते हैं मुझे सिगरेट पीना है, जो हैबिटेट होते हैं वो लोगों को वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट एक अच्छी पोजीशन में उसको लेके जाके एक असिस्टेंट्स को बुला के उसको सौंप देना है, वैसा हम कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर स्टेप्स में हमको क्या करना है, फर्दर स्टेप में जो है हॉस्पिटल जितना जल्दी हो सके उसको इमरजेंसी सिचुएशन में उसको लेके जा सकते हैं, क्योंकि ना कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में ट्रांसफ्यूजन और सर्जरी में भी रिक्वायर्ड टू सेव लाइफ, क्योंकि ना उसको अगर सर्जरी करे तो बच सकता है, तो वो बच जाएगा। इसलिए हमको ना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम स्पीड अप करके उसको लेके जाना है। उसको स्ट्रेचर पे सुला के लेके जाना अच्छा होता है। उसका हेड जो है लोअर पोर्शन में रहना है, और बॉडी जो है अपर पोर्शन में रहना है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ हेड, चेस्ट और abdominal इंजरी। ये थ्री सिचुएशंस में ही हमको पोजीशन ऐसा नहीं रखना है कि हेड नीचे पैर ऊपर तरफ, ठीक है। बोले तो थोड़ा बहुत लोअर पोजीशन में हेड रखना है, मैक्सिमम ऑल पोजीशन में, ऑल सिचुएशंस में ऐसा रख सकते हैं, बट एक्सेप्ट थ्री सिचुएशंस जो है, अगर हेड, चेस्ट, abdominal इंजरी हुआ है, तब वैसा पोजीशन में हम नहीं सुलाना है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑल सिचुएशंस में वैसा हम सुला के हम इमीडिएटली हॉस्पिटल को लेकर जाना है। सो दीज आर द रिकवरी ऑफ द शॉक पर्सन, ठीक है। शॉक समझ में आ गया बेटा? Yes, ma'am. Very good. Yes, ma'am. Very good. Next we will go to Yes, the ma'am. snake bite, ठीक है। नेक्स्ट स्नेक बाइट में क्या है, इसमें हम कैसे बचा सकते हैं लोगों को, इसके लिए हमको पहले हिस्ट्री देखना चाहिए। हमारे दुनिया में जो भी है स्नेक्स, 3500 स्पीसीज ऑफ स्नेक्स है, पहली बात तो, ठीक है। उसमें जो है 250 वीनमस है, 250 स्नेक्स जो है वीनमस है, मगर उसमें से 20 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स है, ठीक है। द कॉमन पॉइजनस स्नेक्स आर कोबरा, किंग कोबरा, कॉमन क्रॉट, ब्रांडेड क्रॉट, रिजर्व स्वेपर, ये सारे बहुत सारे स्नेक्स है। उसमें 20 टाइप्स ऑफ सी स्नेक्स आर पॉइजनस स्नेक्स। इसमें 3500 स्पीसीज है, उसमें 250 वीनमस है, उसमें 20 बहुत ही डेंजरस टाइप्स सी स्नेक्स आर पॉइजनस। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वीनमस एंड पॉइजनस? आपको डाउट आया होगा, अगर स्नेक्स बताए मैम कुछ 250 इतने सारे स्नेक्स है, उसमें 250 वीनमस है एंड 20 बहुत डेंजरस पॉइजनस है, ये कैसा है? वीनमस बोले तो क्या है कि उसके अंदर जो है वो स्राव, बोले तो जो एक्चुअली जो वीनमस या पॉइजनस, ये पॉइजन जो भी है, स्नेक वीनम जो भी रहती है,
दैट इज अ सलाइवा, एक्चुअली दैट इज अ सलाइवा। वो सलाइवा ये 250 स्नेक्स में रहती है। अगर वो काट देती है तो वो जब उसके टीथ से जो ऐसा जैसा इंजरी यहाँ पर हुआ है वैसा काट देती है, उससे स्नेक्स में अंदर जो है उसका जो सलाइवा उसमें अंदर चले जाएगा, उसको पॉइजन करके उसको मार देगा। सो दोज आर कॉल्ड वेनमस। पॉइजनस ये जो है ये काटते भी है, अगर हम उसको भी खाएंगे तो भी मर जाते हैं। देखो ये वेनमस जो स्नेक्स है, अगर उसका पॉइजन निकाल दिया उसका टीथ के अंदर से, थोड़ा बहुत लोगों को स्किल्ड पर्सन पॉइजन निकालते हैं, पता है आप लोगों को, ठीक है। तो वो पॉइजन अगर निकालेंगे तो ये सांप से हमको कुछ भी डेंजरस नहीं है। जो 250 वेनमस स्नेक्स जो है उसमें से अगर पॉइजन निकाल देंगे तो वो पॉइजनस स्नेक्स नहीं बनेंगे। मगर ये जो 20 टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स है, अगर इसको पूरा निकाल के भी, अगर काट के भी, कुछ लोग स्नेक्स खाने वाले भी रहते हैं, अगर उसको खा ले भी तो तब क्या हो जाते हैं ना, वो बहुत पॉइजनस बनती है बॉडी के अंदर। जैसे हम बताते हैं, बोलते हैं ना, अगर लिजर्ड अगर किसी में छिपकली अगर किसी में गिर गया तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो खाना हम नहीं खाते हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो 20 टाइप्स ऑफ सी स्नेक्स आर वेरी पॉइजनस, क्योंकि ना उसका हम भी खाएंगे तो भी पॉइजन बन जाएगी, ठीक है। सो अभी समझ में आया होगा तो वेनमस में और पॉइजनस में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट इज पॉइजनस ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स। What are those poisonous glands of snakes? So salivary glands of the snakes. These are the salivary glands of the snakes. ठीक है, behind the eyes. They situated behind the eyes on each side of head above the upper jaw. Each side of, देखो यहाँ पर आंख रहेंगे, आंख के पीछे ये पॉइजन का जो पॉइजनस ग्लैंड्स रहेंगे, ठीक है, आंखों के पीछे। एंड ऑल्सो ईच साइड ऑफ द हेड, इधर साइड एक, इधर साइड एक, ठीक है। एंड ऑल्सो अबव द अपर जा, ऊपर ही रहेंगे, नीचे की तरफ नहीं रहेंगे। जैसा वो पॉइजन निकाल रहे हैं ना, ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर फैंस। सो व्हाट आर दिस फैंस? फैंस ये है कि ये जो कर्व्ड टीथ रहते हैं, आपको पता है स्नेक्स के अंदर जैसा टीथ ऐसा कर्व जैसा रहता है, ठीक है। जैसा हमको यहाँ पर दिखता है और उतनी अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। सो दिस फैंस आर नथिंग बट टू कर्व्ड टीथ। दिस कर्व्ड टीथ कनेक्टेड टू द वेनम ग्लैंड बाय डक्ट। डक्ट हम बताए कि एक पाइप जैसा रहती है, जैसा ये टीथ एंड वेनम ग्लैंड। वेनम ग्लैंड है क्या है, इसमें पॉइजन रहती है, वेनम ग्लैंड्स, ठीक है। यहाँ हम बताए थे पॉइजनस ग्लैंड्स और वेनम ग्लैंड्स आर सेम, ठीक है। सो उसमें जो ग्लैंड्स जो है पीछे रहते हैं, हम बताए उसका सिचुएशन, ठीक है। ये टीथ जो कनेक्ट होती है ये वेनम ग्लैंड बाय डक्ट। जब कभी ये अगर ढस देता है, सांप जब ढस देता है तो ये जो कर्व्ड टीथ से वो ढसता है तो ऐसा हो जाएगा, वुंड क्रिएट कर जाएगा। उसके बाद ये जो कर्व्ड टीथ जो है कनेक्टेड टू द वेनम ग्लैंड बाय डक्ट है ना, ये डक्ट के साथ, ये वेनम ग्लैंड से ये डक्ट के साथ ये टीथ के अंदर पॉइजन आ जाएगा। तो जब वो ढसेगा ये पॉइजन सीधा इसमें हम शरीर में चले जाएगा। सो ऐसा है, ऐसा टीथ के साथ ये वेनम डक्ट को कनेक्ट करके ये ढस के ये लोगों को मार देते। समझ में आ गया ना, व्हाट आर द फैंस, व्हाट आर द ग्लैंड्स ऑफ स्नेक्स एंड स्नेक्स, ठीक है। सो नेक्स्ट इज कम टू द पॉइंट ऑफ स्नेक वेनम। स्नेक वेनम इज नथिंग बट सलाइवा। Saliva consists of a complex proteinous mixture mixed with some enzymes. हम थर्ड पॉइंट पे लिख दिए हैं कि थोड़ा बहुत एंजाइम्स भी रहेंगे, ठीक है। स्नेक वेनम इज नथिंग बट सलाइवा है। सलाइवा पता है आपको, ये सलाइवा में ये क्या क्या रहते हैं? इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीनस मिक्सचर है एंड आल्सो इट इज कंबाइंड विद द सम स्पेशलाइज्ड वेराइटी ऑफ एंजाइम्स। इसमें मिक्सचर में, प्रोटीनस मिक्सचर में क्या क्या है? न्यूरोटॉक्सिन ए है, न्यूरोटॉक्सिन बी है। दिस न्यूरोटॉक्सिन ए affects the central nervous system and cardio respiratory centers, ठीक है। ये जो वेनम जो पॉइजन है, इसमें ये जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में ये प्रोटीनस नेचर में न्यूरोटॉक्सिन ये जो है
इट विल इफेक्ट्स, अगर ये डस दिया, जब ये जो मॉलिक्यूल है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम सेंटर्स को जो है वो बहुत ही बुरी तरह से वो इफेक्ट करेगी। देन यू हैव टू कम टू द पॉइंट ऑफ न्यूरोटॉक्सिन बी। ये न्यूरोटॉक्सिन बी जो है इट विल इफेक्ट द स्केलेटल मसल सिस्टम एंड पैरालाइजेस देम। जो पूरा मसल्स पूरा इफेक्ट होके वो पैरालिसिस पे हो जाते हैं, बोले तो उसको काम करने नहीं देगा, मसल्स पूरा वो कड़क बन जाएंगे। ठीक है, सो इसमें और कुछ है तो द विथ स्पेशलाइज्ड एंजाइम, द वेराइटी ऑफ एंजाइम्स आल्सो इट विल कंसिस्ट, दोज आर hyaluronidase and also cholinesterase and also phosphatase, hemolysinase, ये सारे एंजाइम्स भी इसमें रहेंगे। सो ये सारे एंजाइम्स ये भी थोड़ा बुरा प्रभाव कर देगा, तो एंजाइम्स भी रहेंगे, इसको हम ये हमारे अंदर आके बहुत प्रॉब्लम कर देगा। एंड आल्सो दीज आर द प्रोटीनियस पॉइजनस मिक्सचर। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर स्नेक वीनिंग। सो नेक्स्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ बिटन पर्सन है। नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जामिनेशन ऑफ बिटन पर्सन। बोलते हम एक बार देखेंगे ये स्नेक जो धस दिया है उस पर्सन का हम एग्जाम करेंगे। उसमें हम अगर देखेंगे तो पहला हमको क्या दिखेगा, पंक्चर्ड वुंड। पंक्चर्ड वुंड इसी को बोलते हैं, एक हम इसलिए यहाँ पर 2 लिख दिए। ठीक है, सो पंक्चर वुंड्स 2 रहेंगे इसमें। सो द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पंक्चर्ड वुंड्स आर 1 to 2 सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1 to 2 सेंटीमीटर्स हमको दिखेंगे। इसमें नॉन पॉइजनस स्नेक जब डसता है देयर विल बी नो पंक्चर वुंड। ठीक है, अगर जो ये तो पॉइजनस स्नेक जब डसता है तो ये पंक्चर वुंड 2 क्रिएट हो जाएंगे, वो 1 to 2 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस में रहेंगे। मगर जब नॉन पॉइजनस स्नेक जो डसता है तो उससे पंक्चर भी नहीं होता है, अगर पंक्चर भी हो जाएगा तो ओनली स्क्रैचेस आर फाउंड, पंक्चर नहीं होगा, डीपली पंक्चर नहीं होगा, थोड़ा स्क्रैचेस जैसा दिखेगा। ठीक है, सो ऐसा होगा। नेक्स्ट इज पेन। ये पेन में क्या है, वायलेंट बर्निंग पेन रहेगा, बहुत बुरी तरह से पेन होती रहेगा एट द साइट ऑफ द बाइट। पॉइजनस स्नेक्स अगर डस दिया तो बहुत ही डेंजरसली वहां पर पेन होती रहती है। अगर पॉइजनस स्नेक नहीं है तो उतना पेन नहीं होती है and it will not develop much pain. Next you have to come to the swelling. Swelling में क्या हो जाती है, ये swell जो होती है जब snake डस देता है, if it will bite it causes swelling and also it is having the spreading in character. ठीक है, क्या होगा, ये spread होती रहती है, उसमें swelling जो भी आ रहा है तो वो जो है spread होती रहती है। अगर नॉन पॉइजनस स्नेक अगर डस दिया तो उसको उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अगर आता है तो भी स्मॉल स्वेलिंग आता है, वो स्प्रेड नहीं होती है, स्टार्टिंग में भी वो स्प्रेड नहीं होती है। नेक्स्ट अदर सिम्टम्स जो है, अदर सिम्टम्स है तो वीकनेस, गिडीनेस, पैरालिसिस, ट्विचिंग और नमनेस। ठीक है, सो ऐसा पूरा बहुत, वो पहले सांप ढस गया बोल के हमको बहुत परेशान होते हैं, इसलिए जल्दी वीक भी हो जाती है, गिडीनेस, चक्कर भी आने लगती है। पैरालिसिस बोले तो वहां पर जहां पर डस दिया वहां पर वो मसल सिस्टम कुछ काम नहीं करती है, वो ट्विचर, नमनेस, पकड़े जैसा हो जाती है। नमनेस का मतलब हम इससे पहले भी आपको समझा दिए कि ज्यादा देर हम एक जगह बैठेंगे तो हिलाने के लिए तो प्रॉब्लम होती है ना, वैसे नमनेस भी वहां पर आ जाता है। सो दीज आर द एग्जामिनेशन ऑफ बिटन पर्सन एट द साइट ऑफ स्नेक बाइट। ठीक है, सो अगर स्नेक बाइट हो गया है, स्नेक बाइट अगर हो गया है तो उसका हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। सो उसमें फर्स्ट एड में हम क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वन इज टॉर्निकेट। टॉर्निकेट बोले तो क्या है, अगर स्नेक बाइट हो गया है तो वहां पर एक डिवाइस ऐसा रखना है कि वो प्रेशर डेवलप करेगा, प्रेशर डेवलप करके नर्व्स को जो है टाइट पकड़ के रखेंगे। इससे क्या हो जाता है ना, पेशेंट को जो है जो सर्कुलेशन सिस्टम जो भी है, जो सर्कुलेट हो रही है वो सर्कुलेशन कम हो जाती है, स्टॉप नहीं होती है, जो हमारे अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम कर देती है, वैसा ज्यादा टाइट नहीं मगर टाइट तो रखना ही है। ठीक है, पहले उसको हमको टाइट से बांध के रखना है, उसके बाद हमको क्या करना है, क्लीन करना है, जो भी वहां पर मिलता है अच्छी तरह से हमको कॉटन क्लॉथ या कुछ तो भी हमको जो भी है
स्टेराइल क्लॉथ लेके हमको अच्छी तरह से उसको क्लीन करना है। मगर यहाँ पर जो है क्लीन करते टाइम पे पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 जो है वो हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि ना ये पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पॉइजन को ऑब्जर्व कर लेता है, तो इससे हमको प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमको ये पोटेशियम परमैंगनेट यूज नहीं करना है। बस सेलेन वेलेन कुछ तो भी यूज करके हम अच्छी तरह से क्लीन करके क्लॉथ लेके अच्छी तरह से उसको कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट इज लोकल इंसिजन। लोकल इंसिजन बोले तो क्या है, सुपरफिशियल इंसिजन बोले तो थोड़ी बहुत वहां पर जहां पर ये हम दिखाए ना, यहाँ पर वुंड जो क्रिएट हुआ है उसको थोड़ा इधर 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 थोड़ा काटना पड़ेगा। थोड़ा काटेंगे तो यहाँ पर जो भी ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड पूरा पॉइजनस हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं। इतनी छोटी सी वुंड से हम वो निकाल नहीं सकते ब्लड को, इसलिए हम क्या करना है, इंसिजन बोले तो काटना है, बट नॉट मोर देन 5 mm इन डेप्थ। डेप्थ बोले तो अंदर ऊपर ऊपर काटना है, थोड़ा 5 mm डेप्थ तक ही हमको काटना है। उसको काट के उसको क्या करना है, बहुत ही अच्छी तरह से स्क्वीज करना है, बोले तो प्रेस करना है, ब्लड बाहर निकालने के लिए स्क्वीज करना है। अगर कोई अच्छी तरह से पता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद स्क्वीज करने के बाद उसको अपने मुंह से उसको सक करना पड़ता है। ठीक है, अपने मुंह से उसकी पूरी अच्छी तरह से सक करके निकाल देना है। अगर जो सक कर रहा है पेशेंट, वो पेशेंट के मुंह में जो है उसके अंदर माउथ अल्सर्स ये सब नहीं रहना है, क्योंकि ना अगर माउथ अल्सर्स वो सब है तो ऊपर का जो लेयर है वो फट के रहता है, तो अंदर ब्लड सर्कुलेशन में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए वो एक केयरिंग रखना है, जो भी सक करता है ब्लड को इंसिजन करने के बाद, स्क्वीज करने के बाद, जो भी पर्सन सक करता है वो क्या करना है, उसके मुंह में अंदर छाले नहीं रहना, बस वो एक देख लेना है, अच्छी तरह से सक करके निकाल देना है। और वी कैन आल्सो यूज सक्शन पंप, अगर घर में अगर सुविधा है, हम कहीं भी है वहां पर अगर सक्शन पंप मिलता है उसके साथ अच्छा सक करके वो ब्लड निकाल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अश्योरेंस। हम क्या करना है, पेशेंट को पहले से भी जो भी फर्स्ट एडर का काम, फर्स्ट पॉइंट है तो यही है कि पहले उसको अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से उसको देखना है, कि उसको बताना है कि अच्छी तरह से आपको हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पॉइजन भी हम निकाल दिए हैं, बल्कि हम उसको अश्योरेंस देना है। एंड आल्सो ही मस्ट बी इमोबिलाइज्ड, बोले तो इसको इधर उधर नहीं हिलाना है। स्नेक बाइट में कंपल्सरी इधर उधर हिलाएंगे तो बॉडी वार्म हो जाएंगे, मसल्स पूरा हिलते रहेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी, इसलिए हमको उसको इमोबिलाइज रखना है, एक जगह ही रखना है। एंड आल्सो वी हैव टू डू, नेक्स्ट पॉइंट इज नो स्लीप। उसको कुछ तो भी कॉफी या टी देते हुए ना उसको ना नींद में ना जाने से हमको रखना है, क्योंकि ना अगर नींद में चले गए तो फिर उसके पॉइजनस एक्शन जो है जल्दी स्पीड अप हो जाती है, इसलिए उसको कॉफी या टी देते हुए उसको जगा के रखना है। अल्कोहल तो बिल्कुल ही नहीं पिलाना है, क्योंकि ना इट विल स्टिमुलेट मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसको ये टाइम पे हमको नींद में नहीं जाने के लिए देखना है, अल्कोहल भी नहीं देना है। तो ऐसा हम फर्स्ट एड कर देना है। उसके बाद हमको इमीडिएटली हमको क्या करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाना है। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या हो जाते हैं ना, इसमें स्पेसिफिक एंटीवीनस और पॉलीवेलेंट एंटीविनिन बोल के जो मेडिसिन है वो हमारे इंडिया में जो ये प्रिपेयर करे हैं वही हम यहाँ पर देते हैं। वो प्रिपेयर करे सो जगह है, ये प्रिपेयर्ड इन हाफकिन इंस्टीट्यूट बॉम्बे एंड सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन पंजाब। ये दो जगह, ये जो दो पॉइजन एंटीवीनम्स जो है वहां पर प्रिपेयर करके रेडी रखा है, तो वो हमको उसको दे सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, उसके साथ वो लोगों का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से हो जाएगा। हम फर्स्ट एड के साथ उसको ज्यादातर हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसको सेव कर देंगे, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट में इंजेक्शन देके उसको सेट हो जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये आज का ये यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो ऐसा हम पेशेंट को जो है हम बचा दे सकते हैं। बचा